सो इसके पहले जो दो वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है सेक्शन 34 के आसपास तक। अब हमें सेक्शन 35 से मेनली नेशनल पार्क से शुरू करना है, ये थर्ड पार्ट है। और सेक्शन 35 डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क से आज हम कवर करेंगे इस पूरे एक्ट को। जैसा कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार आपको बता चुका है कि इस एक्ट को पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी फोकस करोगे तो एक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जैसे कि नेशनल पार्क है, अब जैसे कि क्वेश्चन एक बार सेक्शन 35 में 2008 में पूछा गया है आपका, एमपीडीपीओ के 2008 में इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब वो क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा नहीं पढ़ना है का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है या कुछ चीज़ें पूरी छोड़ देनी है। जो जैसे हर सेक्शन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, उस पर मेन फोकस करना है, बाकी का आप स्किप कर दोगे या एटलीस्ट एक बार रीडिंग मारोगे चलेगा। अब क्वेश्चन क्या आया है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क के ऊपर, कि कौन डिक्लेयर कर सकता है। तो जहां भी ये अपियर होगा स्टेट गवर्नमेंट को, देन कि कोई एरिया है जो कि सेंचुरी में है, विद इन सेंचुरी और नॉट, बट मेन पर्पस क्या है नेशनल पार्क बनाने का, क्योंकि इकोलॉजिकल फ्लोनल ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। इनका मतलब क्या होता है, जूलॉजिकल एसोसिएशन इंपॉर्टेंस, जिसको इसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है इसने नेशनल पार्क, क्योंकि इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिक्लेयर कौन कर सकता है, क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा डिक्लेरेशन दे सकती है और नेशनल पार्क जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। तो क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। उसके लिए अगला सेक्शन, आगे जो हम सेक्शन देखेंगे वहां पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। यहां पर बात हो रही है सेक्शन 35 में डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। कोई भी एरिया भले वो सेंचुरी में हो नहीं हो, किस रीजन से कर रही है? बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल जो सराउंडिंग्स है। ठीक है, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल जो हमने बात करी थी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस वगैरह, ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रहा है, ये यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोविजो है इस बारे में भी हम जो सेकंड जो हमने लेक्चर दिया था वीडियो में, उसमें हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। टेरिटोरियल वाटर और हमने फॉरेस्ट रिजर्व वहां पर समझा था क्या मतलब है क्या नहीं है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ से मेनली पढ़ना है, और एज सच यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको आप रीडिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 36A डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आप नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा। देन आता है आपका 36B जो कि बात कर रहा है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई, ठीक है, या कौन इस कमेटी को बना सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी के बारे में है। अब सबसे पहले समझो कंजर्वेशन रिजर्व मतलब क्या है। वो एक प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, जिसको उन्होंने कंजर्वेशन पर्पस के लिए उसको प्रोटेक्शन, तो उसको कहेंगे आप प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड फॉर कंजर्वेशन पर्पस। अब कंजर्वेशन मतलब क्या है, तो ये वेस्टफुल जो होता है, जैसे कि जो वेस्ट ना हो और प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है, उस रिसोर्स को, वो रिसोर्स वेस्ट ना हो, उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, तो वो कंजर्वेशन रिजर्व है। तो उसकी यहां पर मैनेजमेंट कमिटी बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन बना रहा है। ठीक है, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि 36B में है कि 36C में है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन बना रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, सबसे बढ़िया काम ये होगा कि अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो, तो जहां जहां जो जो कमेटी में बताऊं आपको, आप वो कमेटी और उसके नीचे देखो दो कैटेगरी बना लो, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप बना लो, स्टेट गवर्नमेंट और ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट। जो जो कमेटी का नाम बताऊं ना कि स्टेट गवर्नमेंट किसको बना रही है, उसको आपको यहां ऐसे लिख लेना है। बहुत इजी हो जाएगा और आधा काम आपका इस एक्ट का यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि कमिटीज पूछी गई हैं। ठीक है, या पूछी जा भी सकती है। इंपॉर्टेंट है कौन इसको फॉर्म कर रहा है, बहुत सारी कमिटीज है, उनको मैं ट्रिक्स भी दूंगा आपको याद करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अभी से कर लो। जैसे सबसे पहले ऊपर हमने देखा कि अभी हमने देखा कि नेशनल पार्क जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, सेंट्रल भी कर सकता है, वो आगे जब देखेंगे तब आप उसको साइड में लिख लेना। अभी आप देखो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। और ये किसके लिए बनाई जा रही है, जिससे ये एडवाइस कर सके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, किस चीज के लिए, कंजर्व मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या हमने आपको बता दिया, प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड फॉर दी कंजर्वेशन पर्पस। कंजर्वेशन का मतलब क्या ये भी बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ अ रिसोर्सेज।
राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन कंसिस्ट करता है, देखो बहुत सारा इस एक्ट में दिया हुआ है, इसमें ये कंसिस्ट वो कंसिस्ट, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, मना नहीं करूंगा, बट स्टिल इतना ज्यादा इसमें कौन कंसिस्ट है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं गए। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप स्किप भी करेंगे चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। अब देखो जैसा कि ऊपर हमने देखा क्या बात हुई, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी की, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। वैसे ही नीचे बात हो रही है डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो है, सॉरी कम्युनिटी रिजर्व पे थे, ओके 36C हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देख ले रहे हैं जो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जहां पर कम्युनिटी और इंडिविजुअल वॉलंटियर्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड जो कि कंप्राइज, देखो जो नेशनल पार्क, सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे पोर्शन को जो कि कम्युनिटी या इंडिविजुअल वॉलंटियरली, ठीक है, कंजर्व कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को और उनके जो भी सराउंडिंग्स है जहां वो रहते हैं, हैबिटेट को, उसको डिक्लेयर कर रही है कोई भी प्राइवेट या कम्युनिटी को, कैसा, कम्युनिटी रिजर्व, एज अ कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो अगर नेशनल पार्क के अंदर आया तो उसको तो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, या सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, या कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया। इनके अलावा जो नहीं किया, जैसे प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड, ठीक है, जो इनके अंदर कंप्राइज नहीं हो रहा है, उसको कम्युनिटी रिजर्व यहां पर कहा गया है। किस चीज के लिए, वही प्रोटेक्ट करने के लिए जो पर्पस है इस एक्ट का, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट क्या, ये इंपॉर्टेंट था नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट था कम्युनिटी रिजर्व किसको बोल रहे हैं, क्यों, जिनको एक्सक्लूड कर दिया, जो इनके अंदर नहीं आए उसको कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है। अब कम्युनिटी रिजर्व बना कौन रहा है, कौन इसकी मैनेजमेंट कमेटी बना रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट, तो आपको जो मैंने बताया था चार्ट बनाने का, उसमें आप स्टेट गवर्नमेंट एक और जगह लिख सकते हो, या स्टेट गवर्नमेंट ऊपर लिखा होगा, इस कमेटी का नाम लिख लो, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहां पर गठन किया जा रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस ऑलमोस्ट सबके सिमिलर है। आपको एक्ट का पर्पस समझ में आ गया तो आपको इन चीजों में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको मालूम है कि हाँ कंजर्व, मेंटेन, मैनेज वगैरह यही सब करना है, ठीक है। एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कहीं पर एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, कहीं पर फॉनल, फ्लोरल, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक पर्पस वही है, ठीक है। उसके बाद कौन कंसिस्ट करता है, क्या करता है, ये आप रीड करना चाहें कर लें, बट अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस यही आपको मेनली यहाँ पर देखना था, और आप ये भी देख सकते हैं कमेटी जो इलेक्ट करेगी चेयरमैन, जो कि ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन को होगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। 36D याद क्या रखना है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। आगे बढ़ते हैं। 38, सेक्शन 38 से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है एमपीडीपीओ 2009 में। अब देखिए जैसे कि हमने देखा था नेशनल पार्क, सेंचुरीज के बारे में, तो हमने वहां पर देखा स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है किसी एरिया को एज सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो ये सेक्शन 38 में है। अब देख लेते हैं कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। तो यहां पर उन्होंने बताया कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीज लीज पे दे रही है या अदरवाइज ट्रांसफर कर रही है कोई एरिया जो कि उसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल, मान के चलो ये एरिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ये क्या कर रहे हैं, या तो ये लीज पे दे रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि कौन सा एरिया नहीं होगा, जो कि कोई सेंचुरी में आता हो, नॉट बीइंग एन एरिया विद इन अ सेंचुरी। किसको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन, जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 18 में, वो हमने सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 18 में, अभी हमने जस्ट पीछे देखा था, मतलब जब सेकंड वीडियो जो हमने सेकंड लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने बात की थी डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी से रिलेटेड, तो वहां पर कुछ कंडीशंस वगैरह थी, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, यही फ्लोनल, फ्लोरल, इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल, जूलॉजिकल, इस बारे में बात हुई थी, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज करिए पहले उसको। तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी एक तरीके से, मतलब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है जो भी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है या हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये उसको ऐसा घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा घोषित करेंगे, तो जब ऐसा ये घोषित करेंगे ना, तो ये मान लो कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 18 के आगे बिल्कुल सिमिलर अप्लाई हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। और जहां जहां पर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ने भी सकते हो आप, इन रेफरेंस वो यूज होगा,
ठीक है, तो देख लेते हैं इसको क्या लिखा है। स्पेसिफाइड इन सेक्शन 18, जो कंडीशन फुलफिल होंगे तो वो उस एरिया को डिक्लेयर कर देंगे टू बी अ सेंचुरी। और जो प्रोविजन है 18 टू 35 बोथ इंक्लूसिव, 18 भी और 35 भी, एंड 54 एंड 55 ये अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू सेंचुरी जैसे वो अप्लाई होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस जहां जहां इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जो जो चीजें लिखा रहा हूं वो आप याद कर लो, आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा आपको लोड, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सेक्शन 38 में इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन 38 में इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 35 में हमने देखा कि वहां पर कौन डिक्लेयर कर रहा है? नेशनल पार्क, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 18 में देखा कौन डिक्लेयर कर रहा है नेशनल पार्क? स्टेट गवर्नमेंट। तो 18 और 35 जो हैं ये हो गए आपके स्टेट गवर्नमेंट के। तो आप इनको सेक्शनों को भी आप चाहो तो स्पेशली लिख सकते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, ठीक है। पहला हो गया सेंचुरी का, दूसरा हो गया नेशनल पार्क का। और वहीं पर सेक्शन 38 दोनों के बारे में बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकता है, ले स्टेट से ही रहा है, या तो लीज पे या ट्रांसफर करवा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कंडीशन जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 35 में कि वो फुलफिल वगैरह हो गई हैं, भले ही से वो डिक्लेयर किया हो, उस एरिया को नहीं किया हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई हो रहा है उसके रेफरेंस में ही उसको माना जाएगा। तो ये एस सेकंड वेकेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप छोड़ भी दे इसको चलेगा। अब थर्ड वाला देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा है इन रिलेशन टू अ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो कि डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब अथॉरिटी कौन है? हमने स्टेट गवर्नमेंट के केस में देखा था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था वहां पर, ठीक है। तो जो पावर्स और ड्यूटीज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थे सबसेक्शन 1 एंड 2 में, वो एक्सरसाइज और डिस्चार्ज किए जाएंगे डायरेक्टर द्वारा, या फिर ऐसा कोई ऑफिसर जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है इस बिहाफ में, वो। तो इंपॉर्टेंट बात एक और क्या हो गई, दोनों में डिफरेंस ये देखने को मिला कि स्टेट में जो था वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो है डायरेक्टर जो है वो, उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज बिल्कुल सिमिलर रहेंगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जैसे। तो ये चीज आपको बस यहां से ध्यान रखनी, और कुछ ध्यान नहीं रखना। और बाकी वही रेफरेंस वाली बात है कि जहां पर सेंट्रल है वहां स्टेट, सॉरी जहां पर स्टेट था वहां पर सेंट्रल, जहां पर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वहां पर पार्लियामेंट आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। तो इतना सिंपल है, आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दो चीजें ध्यान रखनी है 38 के अंदर, और वहीं से एमसीक्यू बनने के चांसेस है। एक तो आपको सेक्शन ही याद रखना है, दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको जब सेक्शन याद रखोगे तो आपको मालूम ही है फिर अंदर क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। जो दूसरी बात है मेन, वो डायरेक्टर वाली बात है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जगह पर डायरेक्टर। बस ये दो चीजें याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई और शॉर्ट वे में आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रक्स पे आप ध्यान दो, बाकी फोकट की चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4A की। तो और 4A देखो, अब बात कर रहा है जो भी अथॉरिटीज है वो हमें अच्छे से याद करनी है सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर भी। और चैप्टर भी पूछा गया है एक आपसे, वो शायद 6 चैप्टर जो है वो पूछा गया था, एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है एमपीडीपीओ पे। तो चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा फोकस अगर आप कर सको तो कर लेना, अदरवाइज ठीक है। ओके, तो सेक्शन 38 बात कर रहा है सेंट्रल जू अथॉरिटी के। अब आप मुझे बताओ, सेंट्रल जू अथॉरिटी आपको समझ में आ गया होगा किसने इसको बनाया, किसने गठन किया, किसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया। नाम में ही सेंट्रल है साहब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो हमारी जो लिस्ट है, आई होप आप वो लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो तो प्रिपेयर करिएगा उसको, और उसमें आप लिख दो अब नेक्स्ट अथॉरिटी जो है आपकी सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लिख देना है, तो पहले ही आपको क्लियर रहेगा कौन सी अथॉरिटी कौन बना रहा है। क्वेश्चन बनेगा, एक ना एक क्वेश्चन पक्का 101% इस पर बनेगा। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी कहा जाएगा। चैप्टर में आगे इसको एज अ सिर्फ अथॉरिटी बोला जाएगा। तो जहां पर भी अथॉरिटी हुआ है इस चैप्टर के अंदर यूज वर्ड, आपको समझ जाना है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है। फंक्शंस वगैरह परफॉर्म जो भी असाइन किए जाएंगे एक्ट में। अब अथॉरिटी देखो यहाँ पर कौन कौन कंसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि ठीक है भैया, एक चेयरपर्सन है और 10 से ज्यादा कोई मेंबर्स नहीं होंगे, और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होगा। सिंपल है, याद कर सकते हैं इसको। चलिए, आई होप आप इसको याद कर लेंगे। 38B बात कर रहा है टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में। तो ये वैसे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं इसको एक बार। कितना टर्म पीरियड है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला है 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर, यहां पर मेंबर सेक्रेटरी की बात नहीं हुई है, उसको छोड़कर बाकी सबका टर्म पीरियड 3 साल से ज्यादा का नहीं रहेगा, राइट। और ये तो आपको मालूम ही है, जो अपॉइंट करता है उसी को रिजाइन किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये यहां पर रिजाइन कर रहे हैं।
ओके देन कब इनको निकाल दिया जा सकता है, कब इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से? तो आपने जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं सब जगह आपने पढ़ा है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया, अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग हो गया, आप लीव पे चले गए। एक ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप विदाउट ऑब्टेनिंग लीव, लीव मांगे बिना ही आप चले गए, ठीक है, आप एब्सेंट रहे, जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कितना 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स, लगातार 3 मीटिंग, ठीक है, आप एब्सेंट रहे तो भी आपको निकाला जा सकता है। ये एक पॉइंट बस मैं आपको बोलूंगा कि इसको ध्यान रखिएगा। बाकी का वही जो जनरली चलते हुए आ रहा है कि आपने अपनी अब्यूज किया पोजीशन का और ये सब वगैरह वगैरह, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक हित में नहीं करा आपने काम, तो आपको निकाला जा सकता है। बाकी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। और जब भी निकाला जाता है, आपको मालूम है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट दिया जाता है और वैकेंसी वगैरह फिर फिल की जाएंगी, सैलरी अलाउंसेस, कोई काम की चीज़ नहीं है, सब छोड़ दो यहाँ पर। आप आ जाओ डायरेक्ट। आप 38 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस है, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ लेना, बट मैं बोलूँगा कि कोई काम का नहीं है, छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है अभी के फिलहाल तो। ओके, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचे तो आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, कुछ भी आ सकता है आने को तो, बट स्टिल हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। अब आ जाएं आप, एच पर आ जाएं आप। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ जू के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक दो पॉइंट जो मुझे यहां पर लगे मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ जू, जू को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो यहां पर बोल रहा है कोई भी जू ऑपरेट नहीं किया जाएगा जब तक अथॉरिटी उसको रिकॉग्नाइज ना कर दे। अथॉरिटी का मतलब क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब बोल रहा है कि जू जो, मान के चलो जब ये एक्ट आया 1991 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया वाइल्ड लाइफ वाला, उसके पहले से कोई है तो क्या उसको बंद कर दे? हमने अधिकतर इस एक्ट में देखा है कि अगर पहले की बात की गई तो कुछ समय दिया गया है कि इतने समय तक आप काम कर सकते हो, उसके बाद लाइसेंस ले लो या अप्लाई कर दो। तो वैसे ही यहां पर है, तो वो बस आपको वो पीरियड ध्यान रखना है, बस मेरा वही पर्पस है आपको ये सेक्शन बताने का। बात करता है कि अगर पहले से जू खुला हुआ है 1991 के अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, तो आप कितने समय तक उसको चला सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज। मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी आपको रिकॉग्नाइज नहीं भी करता है, कितने समय तक आप चल सकते हो, आप चला सकते हो तो 18 महीने, 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। तो आपको 18 मंथ्स यहां पर याद रखना है और कुछ नहीं। एंड इफ अगर एप्लीकेंट ने क्या किया, रिकॉग्निशन इज मेड विद इन दैट पीरियड, उसने अप्लाई कर दिया, तो वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आपने एप्लीकेशन उसकी फाइनली डिसाइड नहीं कर दी है या फिर विदड्रॉन ना कर ले वो, ठीक है, या फिर रिफ्यूज कर दी हो आपने। इन केस ऑफ रिफ्यूजल, अगर आपने रिफ्यूज कर दिया है तो 6 महीने और वो काम कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिफ्यूजल। मान के चलो, सपोज का एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक जू है, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन अभी नहीं मिला है, कब कितने समय तक काम कर सकता है? 18 महीने, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। अब मान के चलो 18 महीने के बीच में ही अप्लाई भी कर दिया, या 18 महीने खत्म हुए या कुछ समय पहले अप्लाई किया, तो कब तक कर सकता है? जब तक डिसाइड नहीं हो जाता। अब मान के चलो डिसाइड हुआ और उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, तो कितने समय तक काम कर सकते हो? 6 महीने के लिए। और अभी क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें हैं, 18 महीने, 6 महीने, ये दो आप पढ़ लेना। इन केस गलती से भी क्वेश्चन बने तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट? बस इतना ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर टाइम मिले तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप ऊपर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक अपील वाला भी पॉइंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लें कि अपील जो है फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज अ जू। अब जैसे मान के चलो जो अथॉरिटी उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। किसको करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को करोगे। क्यों करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? दिमाग लगाओ, सेंट्रल जू अथॉरिटी किसने बनाया है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसके ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपील किसको होती है? हमेशा ऊपर सुपीरियर को होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील होगी। इस तरीके से पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है आपके, तो आप किसी भी चीज के तक आंसर पहुंच सकते हो। जब अगर आपको आंसर नहीं भी मालूम है एग्जैक्टली, तो अपील कितने समय में की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, 30 दिन में। तो ये दो तीन चीजें साइड में आप इसको लिख लें, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। और अधिकतर हमने देखा है यहाँ पर अपील 30 दिन में ही हो रही है, ठीक है। ये भी अगर आप 4-5 जगह एकदम सेम पाएं तो एक जनरल आप वो बना सकते हो कि प्रिजम्पशन की यार 30 दिन की अपील है यहाँ पर, तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में इजी हो जाता है, चीजें रिवाइज करोगे तो भी इजी हो जाती है। एक्विजिशन ऑफ एनिमल बाय जू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्विजिशन हो रहा है जू में किसी एनिमल का, तो वो डिपेंड करता है स्केड्यूल 1 एंड 2 में है तो, और नहीं है तो वो परमिशन लगेगी फिर अदरवाइज अथॉरिटी की। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें पढ़ लें, अदरवाइज इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग 38J, इसका थोड़ा आगे रिलेवेंस आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बता देता हूं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जो है टीज, मोलेस्ट, इंजर, फीड वगैरह नहीं करेगा एनिमल को, या डिस्टर्बेंस नहीं करेगा एनिमल को नॉइस से या किसी भी तरह, या लिटर ऑन द ग्राउंड इन जू, ये नहीं करेगा 38J, प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग। इसलिए इसकी कुछ ऐसी खास जो है ना इस पर इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं है, हमें जब पेनल्टी वाला हम जब पोर्शन देखेंगे तब वहां पर भी देखने हमें ये मिलेगा 38J, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ टीसिंग के बारे में बात करा, आप टीज वगैरह नहीं कर सकते जू में। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना लोग जाते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी। ठीक है, फिर हेरा फेरी में वो जो जू वाला सीन आता है, हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी जिसका भी वो सीन है, तो जिसमें वो जू वाला सीन आता है, वो जाके गोरिल्ला को परेशान कर रहा होता है, क्या नाम है उसका, अ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर, राइट। तो वो आपको ध्यान आ रहा होगा वो सीन, तो वो सब आप नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है टीजिंग करना, वरना जो उसमें हाल हुआ था जॉनी लीवर का वही आपके साथ भी हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4B। अब बात आ रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। तो कौन बना रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, नेशनल आगे लगा हुआ है तो कौन बना रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली सेंट्रल बना रही है। ठीक है, तो ये एक और अथॉरिटी हो गई, जाके फटाफट उसमें आप लिख लो, आपने जो एक चार्ट प्रिपेयर करवा रहे हूं आपसे स्टार्टिंग से ही, आपको एक और अथॉरिटी लिख लेनी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए 38L से शुरू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉडी को बना रहा है, कौन इस बॉडी में होगा, क्या होगा, क्या इसको आपको देखना चाहिए, क्या इसको आपको पढ़ना है, तो एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको अगर छोड़ भी दें चलेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि अथॉरिटी जो है, कौन इस अथॉरिटी को बना रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इस बॉडी को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। और अब आगे जो इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से। ठीक है, कौन बना रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, चेयरपर्सन, मिनिस्ट्री इंचार्ज, वाइस, अब इतने सारे कहाँ पढ़ोगे आप, तो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, इस पर क्वेश्चन बनी नहीं है, तो हम लेके चल रहे हैं कि चांसेस कम ही है, और इतना ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और याद करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर बहुत सारी अथॉरिटीज हमें देखने को मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन टर्म्स एंड ऑफिस वगैरह यहाँ भी आएगी, 3 महीने की, शायद 3 साल की बात है, नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो आप कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर टर्म पीरियड की बात की जा रही हो, नॉट एक्सीडिंग 3 years आप वहाँ पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये सब दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कब रिमूव कर सकती है इस अथॉरिटी के अंदर, तो वही सारे पॉइंट से सिमिलर, बार बार पढ़ने का सेंस नहीं बनता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन ऑफिसर एम्प्लॉयज, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते जाइए बिल्कुल। अब डायरेक्ट हमें शुरू करना है, 38U देखेंगे। 38U बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टीयरिंग कमिटी, एक और कमिटी आपकी आ गई है, फटाक से लिख लो, स्टीयरिंग कमिटी जो है, एस फॉर स्टीयरिंग, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टीयरिंग कमिटी को, फॉर एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, को प्रेडेटर्स एंड प्रे एनिमल्स विद द टाइगर रेंज स्टेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी को बना रहा है ये इंश्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेट, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए टाइगर को, प्रेडेटर्स और प्रे एनिमल्स वगैरह को। ठीक है, अब स्टीयरिंग कमेटी कंसिस्ट किसको कर रही है, दो चीजें हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइस चेयरपर्सन है, और आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन कौन है क्या नहीं है, कितने फील्ड मेंबर, कितने एक्सपर्ट, कितने, ये सब याद नहीं करना है, दो चीजें। और मेन याद क्या करना है, स्टीयरिंग कमेटी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाएं आप 38 पे बात करता है टाइगर कंजर्वेशन प्लान। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो हमने सबसे ऊपर देखा था वो नोटिफाई करता है, तो इसके रिकमेंडेशन पे वो नोटिफाई करेगा एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो क्या हो गया, टाइगर कंजर्वेशन प्लान के बारे में बात हो रही है, किसके रिकमेंडेशन पे, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया को नोटिफाई कर रहा है एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, उनको वहां पर प्रोटेक्ट वगैरह ये सब किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहें तो जो टाइगर ये जो है इंश्योर करने का आप ये इसको रीड कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप समझ गए होंगे कि किस बारे में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड किस बारे में बात हो रही है, क्या होगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, और ये सभी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, देन आप आ जाएं 38X पर।
क्योंकि बाकी सब इतना कोई खास नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश कर रही है, तो आप नेक्स्ट अपने चार्ट में लिख लें टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी फॉर टाइगर रिजर्व्स विद इन द स्टेट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट और सपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर को प्रोटेक्ट करना एंड बायोडाइवर्सिटी एंड टू टेक इनिशिएटिव इको डेवलपमेंट के लिए बाय इन्वॉल्विंग पीपल इन सच डेवलपमेंट प्रोसेस। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिल्कुल आप आराम से बैठ के इसको पढ़िए। फैसिलिटेट करना इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मेन ऑब्जेक्ट और ये सब चीजें समझ में आ गई ना, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी गया कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का, आपसे बन जाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर, चलिए इसको देख भी लेते हैं। टू फैसिलिटेट इकोलॉजिकल, क्या हमने इस बारे में बात नहीं की, हमने इस बारे में बात की है। बात टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हो रही है, तो उससे रिलेटेड उसको प्रोटेक्ट करना, जो इकोलॉजिकल क्या फिजिकल सराउंडिंग्स वगैरह है उसको भी तो प्रोटेक्ट करोगे, वो कहाँ रहेगा। टू प्रमोट इको टूरिज्म विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल स्टेक होल्डर कम्युनिटीज वगैरह, ये एक दो चीजें आप इनको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4C। 4C बात कर रहा है टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, नाम से ही आपको क्लियर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि सीबीआई वगैरह होता है, ठीक है, उसी से आप इसको ध्यान में और याद रख सकते हो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय एन ऑर्डर ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करके कॉन्स्टिट्यूट करेगा टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इसको आप जाके वापस से अपने चार्ट में लिख लें, इस कमेटी का नाम, कमेटी का नाम है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको कहा क्या जाएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो आप इसको शॉर्ट में चाहो तो ये लिख सकते हो, इसको क्या कहा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये कौन बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आंसर है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कौन क्या है ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी डायरेक्टर वाइटर की यहाँ पर बात की आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट मेन क्या है, कौन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद आ जाए सेक्शन 39 पर, चैप्टर 5, सेक्शन 39। देखिए 39 किस बारे में बात कर रहा है, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एवरी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी, कि कहीं भी अगर आप हंटिंग कर रहे हो, गलती से आपने किसी जानवर वाइल्ड एनिमल की डेथ कॉज कर दी, आपने इंजर कर दिया, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में एनिमल जो वाइल्ड एनिमल है आपके ऊपर हमला किया, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, तो हमने देखा था कि अगर गुड फेथ में है तो आपके ऊपर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट जो उसकी डेथ हो गई है, उस एनिमल का क्या होगा, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जो जंगली हाथी होते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो उनके जो दांत दांत होते हैं वो कितने करोड़ों में बिकते हैं, अगर ब्लैक मार्केट और ऐसी हम बात की जाए, जो कि इलीगल है, बैन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट, बट बिकते हैं। तो अब उनका क्या होगा, तो अगर मान के चलो आप जा रहे थे, आपके ऊपर हमला हो गया, कैसे भी करके आपने डेथ कॉज कर दी, तो वो वाइल्ड एनिमल जो है वो क्या, अब उसको किसकी संपत्ति कहलाएगी, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब डिपेंड करता है कि सेंट्रल या स्टेट, उस बारे में हम बात करेंगे, बट आई होप आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 39 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा चुका है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है। वाइल्ड एनिमल एक्सेट्रा टू बी गवर्न प्रॉपर्टी, एवरी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन। वर्मिन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप मुझे बताइएगा वर्मिन जो है कहां पर डिफाइन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक हिंट भी दे दूं, सबसे एंड में कहीं पर आता है वर्मिन, आप इस तरीके से जा सकते हैं TUV, ठीक है। और कौन से स्केड्यूल में है ये भी आप मुझे बताएं, कौन से स्केड्यूल में वर्मिन को डिफाइन किया गया है, और वर्मिन को किस टू के साथ किस क्लॉज में वर्मिन को बताया गया, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यहां पर बात कर रहा है वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, जो कि अगर हंट किया गया, सेक्शन 11 याद आ रहा है, सेक्शन 11 में मैंने बताया था कि हंटिंग वगैरह, ठीक है, वहां पर परमिट कर दे रहा था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, अगर जान को खतरा है किसी इंसान को तो, ठीक है। या फिर सबसेक्शन सेक्शन 29 के, ठीक है, या फिर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 35, या फिर केप्ट या ब्रेड इन कैप्टिविटी और हंटेड, उसको वहां पर रखा ही हुआ है, ठीक है, या हंट वगैरह किया। तो आपने क्या किया, अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है इस एक्ट का, कोई रूल्स का, कोई प्रोविजन का, या फिर आपको फाउंड डेड या किल्ड और बाय मिस्टेक
समझ रहे हो, सब कुछ इंक्लूड है, मतलब कुल मिलाकर बोल रहे हैं वाइल्ड एनिमल किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये चीज कहां बोली गई है, सेक्शन 39 में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, जब वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वही वाइल्ड एनिमल, मान के चलो आपको जैसे हाथी वाला ही एग्जांपल हम लें, आपने सोचो वो दांत निकाल के आप उसके ले गए, उसने कहा ठीक है हाथी है ना, दांत तो नहीं है सरकार की संपत्ति, हम दांत निकाल के ले जाते हैं। वो अगर आप ले जाते हो फिर उसको बेचते हो या क्या, तो वो क्या कहलाएगा, उसका दांत क्या है, वो एनिमल आर्टिकल नहीं है क्या। ठीक है। और ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी तो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था इसका एग्जांपल, जो पिछले जमाने में राजा महाराजा होते तो उसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो एनिमल आर्टिकल, ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी, मीट जो उससे ड्राइव हो रहा है उस वाइल्ड एनिमल से, जो कि क्लॉज ए में बात हुई है ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हुआ है इस एक्ट में, वो भी किसकी संपत्ति है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इवन आर्टिकल जो है ना वो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। देन थर्ड, आइवरी, ये देखिए वही है, दांत को कहा जाता है, हाथी के दांत को अगर इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में एंड एन आर्टिकल उससे बनाया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंदर, तो वो भी सरकार की संपत्ति है। व्हीकल, वेजल, वेपन, ट्रैप, टूल, आपने जिस गाड़ी में ले जा रहे हो, ठीक है ना, व्हीकल हो गया, सी में वेजल हो गया, वेपन जिस वेपन से आपने मारा, ट्रैप वगैरह जिससे आपने उसको फंसाया, ऐसा कोई भी टूल जिससे आपने ऑफेंस कमिट किया है, वो सब सरकार की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है। शाल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, याद आया आपको अभी मैंने जो बताया, शाल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड वेयर सच एनिमल इज हंटेड इन अ सेंचुरी, सेंचुरी में मार दिया, सेंचुरी में हंटिंग कर लिया आपने नेशनल पार्क में, जो कि डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी। क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हंटिंग वाइल्ड एनिमल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, अब किसकी, सेंट्रल या स्टेट, वो डिपेंड करता है किसका जुरिसडिक्शन आ रहा है। अगर जो नेशनल पार्क, जो सेंचुरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, वहां पर कुछ भी होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट का। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बन सकता है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स बाय मींस द पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब देखो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है टू, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स के बारे में बात कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है, पोजेस कर लेता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो 48 घंटे के अंदर अंदर, जैसे जब उसने ऑब्टेन किया, जब उसने उसके पास उसके पोजेशन में लिया, उसने 48 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट करना है कि उसके पास ये चीज है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या फिर ऑथराइज ऑफिसर को। ठीक है। एंड अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हैंड ओवर कर देना है वो प्रॉपर्टी उस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को या ऑथराइज ऑफिसर को। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने समय में करेगा, अगर उसने मान के चलो जो दांती हाथी के दांत आपने अपने पास रख लिए हैं, आपको 48 घंटे के अंदर अंदर बताना है, और अगर उन्होंने बोला अगर इफ रिक्वायर्ड तो आपको वो उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, आप नहीं रख सकते। ठीक है। देन आता है थर्ड, नो पर्सन शाल विदाउट प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑथराइज ऑफिसर एक्वायर नहीं कर सकते, पोजेशन कस्टडी कंट्रोल में नहीं रख सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते बाय वे ऑफ गिफ्ट सेल और अदरवाइज किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय डैमेज नहीं कर सकते सच गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई होप क्लियर होगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 48 आवर्स है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ऊपर आपका 39 का जो है कि वाइल्ड एनिमल जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सेंट्रल है, स्टेट है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और जो तीन है ना एबीसी, इनमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एनिमल आर्टिकल जो ऐसा पाया गया तो क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नहीं है तो हाँ वो है, क्या आइवरी इंपोर्ट किए गए इंडिया में क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नहीं है वो है, एक्ट का उल्लंघन है तो वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका 40 में डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो डिक्लेरेशन में एक ही चीज बस ध्यान रखनी है कि कितने समय में डिक्लेरेशन देना है। तो ऐसा व्यक्ति, जब ऐसा एक्ट आया और क्या कर रहा है, एवरी पर्सन हैविंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कंट्रोल, कस्टडी या पोजेशन ऐसे कोई कैप्टिव एनिमल की, जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में या फिर शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में। मान के चलो हमने देखा था स्केड्यूल में, मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहला लेक्चर ध्यान आ रहा होगा, स्केड्यूल 6 स्केड्यूल डिस्कस किए थे। तो स्केड्यूल 1 में ऐसा कोई वाइल्ड एनिमल दिया है, या स्केड्यूल 2 के पार्ट 2 में ऐसा कोई वाइल्ड एनिमल का जिक्र किया गया है, उसको आप क्या है, कैप्टिव एनिमल आप अपनी कैद में रखे हुए हो, पहले से रखे हुए हो इस एक्ट के आने के पहले से। ठीक है। तो यहां पर बात हो रही कि जब से ये एक्ट आया एक तरीके से आप उसको रखे हुए हो, या एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी, अनकर्ड ट्रॉफी भी है, ठीक है, उस एनिमल से बनाई गई है, ड्राइव्ड फ्रॉम सच एनिमल,
है ना, सॉल्टेड और ड्राइड स्किन ऑफ सच एनिमल या मस्क वगैरह, मस्क डियर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो 30 दिन के अंदर अंदर इस एक्ट के कमेंस होने से आपको डिक्लेयर करना है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या फिर ऑथराइज ऑफिसर को नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, कितने नंबर, कितने कितने एनिमल्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन मतलब कौन है क्या नहीं है ना, किस प्रकार का एनिमल है, कहां पर मेंशन है, और आर्टिकल्स अगर कोई हैं एनिमल आर्टिकल्स तो वो सब भी आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपके कंट्रोल में है, कस्टडी में है, पोजेशन में है और कहां पर है, वो प्लेस का भी जिक्र आपको करना होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला डिक्लेरेशन कितने दिन में, 30 डेज में, ये पहला आपका एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू की बात करें, किसको डिक्लेरेशन देना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑथराइज ऑफिसर, ये दो एमसीक्यू बन सकते हैं, यहां से और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी आप और पढ़ना चाहें तो आगे आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आप चाहें थोड़ा बहुत और देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप और इन सब के बारे में बात की गई है, बट उतना एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं। आप चाहें तो एक बार उसको रीड कर सकते हैं, मेन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन के बारे में बात की, कितने समय में देना है, 30 दिन में देना है, शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप फिर भी एक बार मैं बोलूंगा, डिक्लेरेशन जो है थोड़ा सा आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बनने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है, बट स्टिल आप इसको रीड जरूर करिएगा एक बार। ओके, देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन है आपका 44। 44 पे आ जाएं। देखिए 44 बात कर रहा है डीलिंग्स इन ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। हमने ट्रॉफी और अनसिक्योर्ड अनक्योर्ड ट्रॉफी आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्या होता है। उसमें कोई डील कर रहा है उसको डीलर भी कहा जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर उनसे रिलेटेड डील हो रहा है, ठीक है, ट्रॉफी एनिमल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस, हमें मालूम है लाइसेंस यहाँ पर नेसेसरी है, और विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, बहुत ही सिंपल सी बात की गई है। तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट टू द प्रोविजन चैप्टर 5A, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट उसको लाइसेंस ग्रांटेड हो क्या नहीं करेगा, कमेंस नहीं करेगा, कैरी नहीं करेगा बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड एनी एनिमल आर्टिकल। टैक्सीडर्मिस्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टैक्सीडर्मिस्ट क्या होते हैं, जो उसको कंजर्व प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसी ट्रॉफीज को याद आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लेना, इसका सबसेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीलर इन ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी, डीलर इन कैप्टिव एनिमल, डीलर इन मीट, ये सब जो है नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास क्या ना हो, लाइसेंस ना हो। कुक और सर्व मीट इन एनी ईटिंग हाउस, ये भी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास लाइसेंस हो, क्योंकि बात किस बारे में हो रही है वो देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है। देन ड्राइव, कलेक्ट और प्रिपेयर और डील इन स्नेक वेनम, ये भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसको बोला है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। देन आगे अगर बात करें तो प्रोवाइडेड दैट, अगर इमीडिएटली बिफोर, इस एक्ट के आने के पहले अगर कोई ऑलरेडी इस चीज में डील कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑक्यूपेशन, तो क्या, तो उन्होंने बोला कि फ्रॉम कैरिंग ऑन सच, आप कितने समय तक कर सकते हो, 30 दिन तक कर सकते हो, फ्रॉम सच कमेंसमेंट, उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, देन प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा प्रोविजो है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बात क्या कर रहा है यहाँ पर, ये समझो आप। यहां पर बात हो रही है कि किस चीज पर अप्लाई नहीं होगा, तो जो पीकॉक है, टेल फेदर ऑफ पीकॉक, ठीक है, जो आप पंख जो मिलते हैं आपको, जो जिसको आप शायद छिपकली भगाने और किसी भी चीज के लिए यूज करते हो आप, है ना, वो जो टेल के जो फेदर्स होते हैं पीकॉक के, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, उनके उन डीलर्स पर अप्लाई नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू द डीलर्स इन टेल फेदर्स ऑफ पीकॉक एंड उससे बने हुए आर्टिकल्स, राइट, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है, एक्सेप्शंस पर क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें, तो 44 में और कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। सबसेक्शन 2, आप यहाँ पर जो 15 दिन की बात की गई है, बस ये और इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर डीलर है, ठीक है, एनिमल आर्टिकल में, या कोई डीलर कैप्टिव एनिमल में डील कर रहा है, ट्रॉफीज में, अनकर्ड ट्रॉफीज में, टैक्सीडर्मिस वगैरह, 15 दिन के अंदर जब ये एक्ट आया, उनको डिक्लेयर करना है किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, उनका स्टॉक, एनिमल आर्टिकल क्या क्या उनके पास, एक तरीके से 15 दिन के अंदर बताना है। तो इसको आप अगर ध्यान में रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन जैसा वहां पर था वैसे ही यहाँ पर भी एक तरीके से डिक्लेरेशन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो लाइसेंस के बारे में बात हुई है, तो लाइसेंस का ये है कि जो भी लाइसेंस ग्रांट हुआ है, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर, तो वो कितने समय के लिए वैलिड होगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ग्रांट।
देन नॉट बी ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल नहीं है। रिन्यूएबल कितने समय के लिए, 1 साल से ज्यादा, एक बार में, उससे ज्यादा रिन्यूएबल नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आई होप अभी तक यहाँ पे आपको सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन आपको डायरेक्ट आना है अपील के ऊपर। अपील बात करता है यहाँ पर, आई गेस सेक्शन 46 अपील का था यहाँ पर। परचेज आई डोंट नो कहाँ से यहाँ पर आ गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार बताइए, 46 में अपील ही है, राइट? यस। तो 46 को काट के ना यहाँ पर आप अपील कर लेना। यहाँ पर पता नहीं परचेज कैसे आ गया है, मिसप्रिंट होगा पीडीएफ में। ओके, सो यहाँ पर 46 में अपील है। अब अपील किसके बारे में बात कर रहा है कि जो लाइसेंस के आपको अगर रिफ्यूज कर दिया सेक्शन 44 के अंदर देने से, तो आप उसकी अपील कर सकते हो। अपील किसको करोगे? अगर उस ऑर्डर को ऑथराइज ऑफिसर ने दिया है, ठीक है, तो आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपील करोगे। बट अगर वो ऑर्डर जो रिफ्यूज किया है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने किया है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को करोगे। आपको ध्यान में आना चाहिए, हमने पहले भी बात की थी स्टेट और सेंट्रल की। सेंट्रल के केस में क्या होता है, डायरेक्टर होता है, तो आपके दिमाग में ये तो आना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पर सेंट्रल को जाएगी अपील। हमेशा याद रखो, ऑथराइज ऑफिसर से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी आप चाहो तो एक लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपील यहाँ पर बताए। अपील कितने दिन में होगी, तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर भी बताया था, हमने अपील देखा था 30 दिन। मैंने बोला था जनरल आप ध्यान रखना, 30 दिन की अपील होनी है यहाँ पर। ठीक है, और सफिशिएंट कॉस्ट दे दो तो 30 दिन के बाद भी सुन सकते हैं। अधिकतर जगह हमें ये देखने को मिलता है। और कुछ यहाँ पर नहीं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वगैरह टाइम वेस्ट मत करिएगा इनको पढ़ने से। ठीक है, उसके बाद सच कुछ और नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये सेकंड अपील का ये छूट गया है आपका। सेकंड अपील जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट अपील हो गई है कि अगर कोई ऑर्डर पास किया है अपील में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने, मान के चलो ऑथराइज ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था, तो फर्स्ट अपील किसको होगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ऑर्डर दिया है तो सेकंड अपील किसको होगी? स्टेट गवर्नमेंट को होगी। तो ये है, और फिर जो भी अपील में ऑर्डर पास होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। अपील कितने दिन में की जाएगी? 30 दिन में। बस यही यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 49A। ठीक है, अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं सब आपको कवर करा रहा हूं। आई होप आपको अगर जब टाइम बचे, आपको लग रहा है कि हाँ टाइम बहुत है, तो आप और दूसरी चीज जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता आपको कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बट जो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, वही सब करते हैं, तो वही आपको भी करना है। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर स्केड्यूल एनिमल, एनिमल आर्टिकल, ये सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। स्केड्यूल एनिमल अगर बात की जाए यहाँ पर, तो स्केड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 से यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात कर रहा है इन दिस चैप्टर। स्केड्यूल एनिमल मतलब एनिमल्स स्केड्यूल 1 में या पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 में। आर्टिकल तो ऑब्वियसली उसी से बना हुआ आर्टिकल को उसको कहा जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि स्केड्यूल एनिमल आर्टिकल में जैसे हमने देखा, ऊपर भी हमने देखा था कि पीकॉक वाले जो डीलर्स होते हैं, जो फेदर में डील कर रहे हैं, उन पर अप्लाई नहीं होता। वैसे यहाँ पर भी, बट डज नॉट इंक्लूड टेल फेदर ऑफ पीकॉक एनी आर्टिकल या ट्रॉफी, उससे अगर बनाई गई है, या फिर स्नेक वेनम और डेरिवेटिव, तो उसको स्केड्यूल एनिमल आर्टिकल में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी जो आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट, तो आप आ जाएं चैप्टर 6। चैप्टर 6 पर क्वेश्चन एक आ चुका है आपका, डायरेक्ट चैप्टर ही पूछा था उन्होंने कि चैप्टर 6 किस चीज से डील करता है, या फिर इस बार हो सकता है घुमा के पूछ लें कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट किस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो चैप्टर 6 आपका इस बारे में बात करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो एटलीस्ट हम उतना तो प्रिपेयर रहें कि जो क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सेक्शन 50 की, तो पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट, डिटेंशन है। कई एक्ट हमने पढ़े हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेनली क्या लिखा होगा कि जहां पर भी इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे कोई एनिमल को कैप्ट करके रखा हुआ है, तो उनके लिए ये एंट्री की जाएगी, सर्च किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि, या डिटेंशन किया जाएगा उस व्यक्ति का जो कि उल्लंघन कर रहा है। वही सब आपको सेक्शन 50 के अंदर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50 से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, या फिर पूछे जा सकते हैं।
तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि डायरेक्टर या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो ऑथराइज है इन बिहाफ में, या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया, ऑथराइज ऑफिसर हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, कोई भी पुलिस ऑफिसर एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड। एक तरीके से देखिए सारी अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर ली। अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि कोई व्यक्ति ने ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं उस व्यक्ति को कि भाई प्रोड्यूस करो, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एनिमल आर्टिकल, मीट, ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी, स्पेसिफाइड प्लांट या डेरिवेटिव, मतलब जो भी सेट के अंदर बात की गई है, अगर वो उसके कंट्रोल में, कस्टडी में, पोजेशन में है तो उसको प्रोड्यूस करने को या फिर इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं। लाइसेंस वगैरह है नहीं है, ये सब चीजें देखने की बात की जा रही है। बी बात करोगे, कोई व्हीकल वगैरह वो लेके जा रहा है उसको स्टॉप कर सकते हो, व्हीकल को, वेजल को, किस चीज के लिए, ऑब्वियसली सर्च करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। देन सी बात कर रहा है, सीज कर सकते हो आप कोई भी कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल, आर्टिकल वगैरह को। तो ऑब्वियसली बात है, नाम ही क्या है, देखो नाम से समझ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा सब। एंट्री कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, अरेस्ट डिटेंशन कर सकते हो, तो जो मटेरियल मिलेगा उसको आप सीज भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक प्रोविजो है यहां पर, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा है कोई फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन है जो रिसाइड कर रहा है 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेंचुरी नेशनल पार्क के। कितने किलोमीटर के अंदर अंदर, 10 किलोमीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 किलोमीटर, हमने इसके पहले वाले उसमें भी हमने पढ़ा था 10 किलोमीटर के अंदर। वो आर्म एक्ट 1959 से रिलेट कर रहा था कि लाइसेंस वगैरह, उसको आपके पास लाइसेंस भी है अगर, और आप इस ऐसे एरिया के अंदर हो तो भी आपको एक एप्लीकेशन देना होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंड अगर इन्होंने यहाँ पर बोला फिशरमैन जो है, जो रिसाइड कर रहा है 10 किलोमीटर के अंदर अंदर, और कमर्शियल फिशिंग के लिए नहीं है, किस चीज के लिए नहीं है, कमर्शियल फिशिंग के लिए नहीं है, टेरिटोरियल वाटर्स में वो नेट वेट लेके नहीं मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो उनको, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, उनको सीज वगैरह नहीं किया जाएगा। सच बोट शैल नॉट बी सीज, और जो फिशिंग टैकल वैकल है वो नेट वगैरह वो सीज नहीं करेंगे। क्यों, गरीब का पेट काट रहे हो। ठीक है, कुल मिलाकर वो वाली बात है। ठीक है, कमर्शियल फिशिंग नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। देन थर्ड आता है, लॉफुल होगा ऑफिसर के लिए कि स्टॉप करके डिटेन कर लें किसी व्यक्ति को जिनको उनको लगता है कि उसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, whom he sees doing any act for which a license या परमिट जिसके लिए लगता है आपके पास नहीं है और आप वैसा एक्ट कर रहे हो, तो वो आपको डिटेन वगैरह किया जा सकता है, पूछताछ वगैरह करेंगे। और अगर आप फेल हो जाते हो प्रोड्यूस करने में वो लाइसेंस या परमिट, तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट भी किया जा सकता है, अनलेस आप फर्निश कर दो आपका नेम एंड एड्रेस क्या है और सेटिस्फाई कर दो ऑफिसर को कि आप, भाई जब आपको बुलाया जाएगा आप आ जाओगे, आप आंसर कर दो समन वमन को, जब आपको बुलाया जाएगा आप पहुंच जाओगे। ठीक है, देन 3A, एनी ऑफिसर ऑफ अ रैंक नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ, ये सब आप पढ़ लेना, सिंपल सी बात है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको बुलाया जाए आप आ जाओ, वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, एनी पर्सन डिटेन और थिंग सीज अंडर द फॉरगोइंग पावर शैल फॉरविथ बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। ठीक है, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, इतना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीचे के प्रोविजन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ तक, बहुत सिंपल भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ भी जाएंगे। ठीक है, कि देखिए अगर हम सपोज करें इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि 5th पॉइंट बात कर रहा है, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में, जो उसको प्रोड्यूस करना है, तो गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, देन 7 ले लेते हैं, वेन एवर एनी पर्सन इज अप्रोच बाय एनी ऑफिसर, जो सबसेक्शन 1 में असिस्टेंट वगैरह कर रहा है प्रिवेंशन रिटेंशन के लिए ऑफेंस अगेंस्ट दी एक्ट, या फिर एप्रीहेंडिंग पर्सन जो कि जिन्होंने वॉयलेशन किया है, ठीक है, या फिर सीजर वगैरह। तो सिंपल है यार, आप इसको रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन इनके पास पावर वगैरह भी होगी, ये वारंट वगैरह भी इशू कर सकते हैं, उसके बाद इन्फोर्स कर सकते हैं, विटनेस वगैरह को बुला सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं डिस्कवरी प्रोडक्शन के लिए, रिसीव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस, और जो एविडेंस ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 8 के डी में ये वाले में, टू रिसीव एंड रिकॉर्ड एविडेंस, जो एविडेंस ये रिकॉर्ड करेंगे वो एडमिसिबल होंगे कोई भी सब्सिक्वेंट ट्रायल में बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ दी, जो भी एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में उन्होंने जो एविडेंस लिए हैं वो आगे एडमिसिबल होंगे सब्सिक्वेंट ट्रायल में। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आप रीड करिए और कुछ नहीं है। अब आ जाता है आपका 51 पेनल्टीज, सेक्शन 51 पेनल्टी से एक क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। ठीक है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो बहुत सारी पेनल्टीज है, तो क्या सारी पेनल्टीज आप पढ़ोगे, सारी मत पढ़ो, बट कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज आप देख सकते हो तो आप देख लो, कुछ मैं बता देता हूं और बाकी आप एक रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रावीन कर रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है,
एक्सेप्ट चैप्टर 5A और 38J। याद आ रहा होगा 38J मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेवेंस पेनल्टीज में देखने को मिलेगा, जहां प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग की बात की गई थी। याद आ रहा है नहीं यार, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग की बात की गई थी कि आप टीज कर रहे हो एनिमल्स को, है ना, जू वगैरह में, तो गलत बात है। तो यहां पर इन्होंने बोला पेनल्टी में कि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रावेन कर रहा है, बट इनने इन चीजों को एक्सेप्ट कर दिया 5A और 38J को, ठीक है। उन्होंने बोला अगर आप कमिट कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो कंडीशन का, तो आप गिल्टी हो ऑफेंस के। कितने समय तक का आपकी सजा हो सकती है, तो बात कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट जो है मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। ये थोड़ा सा इस पे, हाँ अभी विजिबल होगा, ठीक है। तो 3 साल तक एक्सटेंड करी जा सकती है सजा, और फाइन कितना, 25,000 रुपए, और विथ बोथ दोनों से भी आपको सजा दी जा सकती है। तो 3 साल तक एक्सटेंड और 25,000 रुपए, साइड में इसको लिख लेना। दूसरा अगर बात करें आगे प्रोविजो की, बात कर रहा है कि जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है इन रिलेशन टू एनिमल, जो कि स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के अंदर, या फिर ऐसे एनिमल का मीट वगैरह, या फिर एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी ड्राइव की जा रही है उस एनिमल से, तो ऐसा ऑफेंस, या फिर ऐसा ऑफेंस जो हंटिंग वगैरह की गई है सैंक्चुरी में या फिर नेशनल पार्क के अंदर, या फिर आपने जो बाउंड्रीज अल्टर कर दी, मैंने बताया था ये भी अपराध है, ठीक है। नेशनल पार्क सेंचुरी की बाउंड्रीज अल्टर नहीं कर सकते हो आप, मतलब आपकी भी एक कोई प्रॉपर्टी उससे लगी हुई थी, आप धीरे धीरे खिसकाते गए उनका वो सब भी नहीं, आप नहीं कर सकते, आपने तोड़ दिया जो बाउंड्री पे वो लगा रहता है, ठीक है। तो वो सब अपराध है। कितनी सजा है, नॉट लेस देन 3 ईयर्स। अब देखो थोड़ी सी गंभीर हो गई, मिनिमम सजा 3 साल हो गई है, एक्सटेंड की जा सकती है 7 साल तक, और फाइन जो है 10,000 रुपए तक का दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं विच शैल नॉट बी लेस देन, सॉरी नॉट बी लेस देन 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 से कम का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आप साइड में लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात कर रहा है प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ सेकंड, मान के चलो आप ढीठ व्यक्ति हो, ठीक है, आप नहीं, मतलब जो अपराध कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस आपने किया, वापस से ऑफेंस किया, पहले भी आप पकड़ा चुके हो सेट के अंदर, वापस पकड़ाए, तो क्या सजा होगी। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कुछ तो गंभीर देंगे सजा, कि थोड़ी सी सजा बढ़ा के दो, वरना सामने वाला तो ढीठ व्यक्ति है। तो बोल रहा है नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मिनिमम 3 बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, फाइन 25,000 से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 25,000। तो ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक पेनल्टी कहीं देखी नहीं, यही पेनल्टी देख रहे हैं, 4-5 पेनल्टीज को पढ़ लोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अब देखो चैप्टर 5A और 38J को उन्होंने ऊपर से एक्सक्लूड किया गया है, क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने नीचे दे दिया है। इन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति चैप्टर 5A को, देखो चैप्टर 5A आपको याद आ रहा है किस बारे में था, चैप्टर 5A याद आ रहा है आपको किस बारे में हमने पढ़ा था, अभी जिस थोड़ी देर पहले हमने देखा चैप्टर 5A को, किस बारे में है चैप्टर 5A, जो कि ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड था, कि एनिमल आर्टिकल्स और ट्रॉफीज, अनक्योर्ड ट्रॉफी से रिलेटेड था, ठीक है 5A, है ना। उसमें ऐसा कुछ पढ़ने का था नहीं, शायद हमने नहीं पढ़ा था उसको, बट मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर 5A जो है वो ट्रॉफीज से रिलेटेड था, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। उस बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उनमें अगर आपने अपराध किया तो क्या होगा, तो नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, एंड ऑल्सो फाइन जो कि 10,000 से कम नहीं होगा। यही सिमिलर अभी हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, 10,000 वाला यहाँ पर, ये 1A का ये प्रोविजो में हमने देखा, जहां पर बात की जा रही थी शेड्यूल 1 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, ऐसे एनिमल के साथ अगर कुछ भी आपने किया, हंट किया, कुछ किया, तो उसमें जो सजा है वही सिमिलर 1A में है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि ये वाली सजा और चैप्टर 5A की सजा जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें 38J का भी हमने देखा, प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग से रिलेटेड था, तो यहाँ पर इतनी कम सजा है कि भाई आपने टीज वगैरह किया है ना, तो इतनी सजा नहीं है। उन्होंने बोला 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, फाइन जो है 2,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, और विथ बोथ, ठीक है। तो आप चाहो तो याद रखो इसको, चाहो तो नहीं रखो, बट सबसे कम सजा है तो याद रख लेना तो बढ़िया है। सेकंड सब्सिक्वेंट वगैरह ये सब मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इसका प्रोविजो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आप सारी पेनल्टीज अच्छे से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज पहले मेरा सिर्फ यही आपसे दरख्वास्त है कि पहले इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करना इस एक्ट में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इनने 58 से ए से लेके जेड पूरा ABCD खेल दिया है यहाँ पर। तो आप पहले इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करो, उसके बाद इन चीजों पे जाओ। जैसे कि क्या होता है ना, कोई एक्ट के अंदर अबेटमेंट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, आ जाते हैं कई बार, तो आप देख लो इस पनिशमेंट के अंदर कहीं पर अबेटमेंट से रिलेटेड है क्या, तो वो चीजें भी पढ़ लो आप, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप देख लेना। तो अबेटमेंट वाला कहीं पर अगर देखो, वैसे जैसे मुझे मालूम है अबेटमेंट्स के रिलेटेड इनको जो भी ऑफेंस पनिशेबल होगा ना, उसी से उसको करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इसमें दिया नहीं है 1C और 1D जो है
ये शायद अमेंडेड नहीं है। 1C 1D में वहाँ पर अबेटमेंट वाला प्रोविजन आपको दिख रहा होगा कि जिसमें बात की गई कोई भी अगर अबेट कर रहा है ऑफेंस जो कि पनिशेबल है, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1C, तो वहां पर क्या होगा, अगर एक्ट अबेट किया गया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, पनिशमेंट होगा जैसे कि वो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया है वैसा ही पनिशमेंट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है, कम वगैरह नहीं है, वैसे ही सिमिलर पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसको आप रीड कर लेना, अबेटमेंट अबेट वाले ऑफेंसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, देन अगर आगे बात करें तो फिर एज सच कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि 52 आपको देखने मिल रहा है अटेम्प्ट अबेटमेंट, जो मैंने बताया वही है ना, वहां पर पेनल्टी थी, यहाँ पर बात कर रहा है अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है कॉन्ट्रावीन करने के लिए, अबेट कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, उसको डीम टू हैव कॉन्ट्रावीन माना जाएगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। ये सब आप अगर पढ़ना चाहो, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, ये सब आप पढ़ो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉग्निजेंस ऑफेंस आप देख लेना, ठीक है, कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऑफेंस अंडर दिस एक्ट जब तक ये अथॉरिटीज कंप्लेंट ना करें। तो कौन कौन सी अथॉरिटी है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब जो अथॉरिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गई, उसका मेंबर सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, तीसरा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डायरेक्टर हो गया कंजर्व टाइगर रिजर्व का, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अदर ऑफिसर हो गया स्टेट गवर्नमेंट के केस में, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये आप इनको एक बार देख लेना, इतना भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ में आ गया इन अथॉरिटी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं है यहाँ पर कोर्ट के पास, कोर्ट कॉग्निजेंस कंप्लेंट पर ही लेगा, ये बोलता है आपका सेक्शन 55। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ अदर लॉज आर नॉट बार्ड, तो आपको मालूम है बार नहीं करता, जैसे वो डेरोगेशन वाला पॉइंट हम पढ़ते थे उसी टाइप से है। प्रिजम्पशन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस, तो हमें मालूम है प्रिजम्पशन हमेशा क्या होता है कि अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है इससे रिलेटेड, तो हम ये प्रिजम मानेंगे कि आपने अपराध किया है अनटिल अनलेस आप कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट, ये एस्टेब्लिश हो गया कि आपके पोजेशन में, कस्टडी या कंट्रोल में है कोई एनिमल, कोई एनिमल से मतलब इस एक्ट के अंदर जो आ रहा है कैप्टिव एनिमल, एनिमल आर्टिकल, मीट, तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आपने ऑफेंस किया है अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि भाई आपको प्रूव करना है कि नहीं सर ऐसा ऐसा था, ऐसा मेरे पास नहीं है, या जो भी आप देते हो रीजनिंग, तो ये प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट लगाया जा सकता है। ऑफेंस बाय कंपनीज आपको मालूम है कुछ नहीं है, बस कंपनी अगर करती है तो क्या होगा, कौन जो भी डिसीजन लेते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं सेक्शन 58 और ये सब कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं बचा है आपका, आपको डायरेक्ट अब आना है, आप आ जाएं डायरेक्ट मिसलेनियस पे चलते हैं, चैप्टर 7। ₹58 ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया, ये अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट स्टिल उतना 58 का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन भी अभी तक आए नहीं है। यहाँ से 59 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से मिसलेनियस चालू होता है, तो वही सब पॉइंट है, ऑफिसर्स भी पब्लिक सर्वेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें कि सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंदर जो उसको डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, एक्शन जो गुड फेथ में लिया गया है उनके अगेंस्ट कोई सूट वगैरह प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक बार ऊपर ऊपर आपको नज़र से देखना है, ठीक है। रिवॉर्ड टू पर्सन, रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जो व्यक्ति असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देने की बात हो रही है। अब रिवॉर्ड कितने अमाउंट की बात हो रही है, तो वो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तो वो ध्यान रख लेना बस, और यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है ध्यान। जैसे कि रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि भाई आप रिवॉर्ड दे सकते हो, 10,000 से ज़्यादा का मत देना किसी व्यक्ति को जिसने क्या है असिस्टेंस दिया है आपको, डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस को पकड़ने में, अप्रीहेंड करने में ऑफेंडर को, तो उसको आप इतना जो है, जिससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो मदद करें एक तरीके से, ठीक है, एक रिवॉर्ड दे रहे हो आप, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। देन 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है पावर टू अल्टर एंट्रीज, जो स्केड्यूल हमने देखे ना 1 2 3 4 5, और अभी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लोकसभा ने पास कर दिया है अभी रिसेंट 2021 का जो अमेंडमेंट है, ठीक है, काफी कुछ स्केड्यूल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे पूरे एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर एंट्रीज को अल्टर करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर उसको लगता है तो वो ऐड और डिलीट कर सकता है कोई भी एंट्री स्केड्यूल के अंदर, इवन ट्रांसफर कर सकता है कोई एंट्री का एक पार्ट ऑफ स्केड्यूल से दूसरे पार्ट ऑफ स्केड्यूल में। क्लियर है, तो याद क्या रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, यही आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें आगे तो
और अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो कंसेंट ले ले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अदरवाइज जनरल हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो उसको कंसेंट लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स टू बी वर्मिन, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कौन वर्मिन है कौन नहीं है। तो वर्मिन होगा तो वो शेड्यूल 5 में आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है रूल्स बनाने के सेक्शन 63 में, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं यहाँ पर रूल्स बनाने के। उसके बाद आपका यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि सेक्शन 65 से क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में आपका। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट क्या है, आप उस पर ध्यान रखो। बोलता है कि ये जो भी एक्ट है ना, ये अफेक्ट नहीं करेगा हंटिंग राइट्स पर। हंटिंग राइट्स दिए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, किसके? ऑफ द निकोबार आइलैंड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उनके वो नोटिफिकेशन गैजेट वेजेट ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है सेक्शन 6 में बात करता है राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी प्रोटेक्टेड, इसलिए ये एक्ट जो है इन पर लागू नहीं होता। किस पर? निकोबार आइलैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होता, उनकी शेड्यूल्ड ट्राइब पर वो हंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 65 है, 66 इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपील एंड सेविंग वगैरह लिखा हुआ है इसमें, आप चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता इसको पढ़ने का। यहाँ पर आपका ये एक्ट पूरा कंप्लीट होता है। आई नो थोड़ा सा शायद बोरिंग है, ठीक है, और काफ़ी लेंदी भी एक्ट गया है, बट इसीलिए मैंने आपको बहुत ही इसका जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। जब एक बार आप ये बहुत अच्छे से कमांड कर लो इन मेन चीज़ों पर, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। अदरवाइज वही ये 2 3 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा इतना पढ़ने बैठोगे, सेंस नहीं बनता, और वो भी एग्जाम के इतने करीब। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको सब कुछ। कोई डाउट अभी तक जो भी हमने पढ़ा? ओके अच्छा, मैंने एक्चुअली आज इतना ज़्यादा था ना तो मुझे कंप्लीट कराना था, तो मैंने चैट एक बार भी आपकी खोल के नहीं देखी है। ओके सर, सेक्शन 18 में तो स्टेट है ना, तो सीजी में कैसे एप्लीकेबल है? हाँ तो अभी हमने पढ़ा तो सही, सेक्शन 18 और सेक्शन 35, ठीक है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट को लीज या ट्रांसफर कर रहा है तो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है वो एरिया। अगर सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेंट्रल को ट्रांसफर कर दी स्टेट ने, अब सेंट्रल के ऊपर है वो कुछ भी करे, मान के चलो सेंट्रल ने वहां पर नेशनल पार्क डाल दिया, अब नेशनल पार्क डाल दिया तो फिर कौन हो गई अथॉरिटी उसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सेक्शन 38 में, राइट, अच्छा ठीक है, आपने नीचे लिखा भी है सेक्शन 38 में, बिल्कुल सही है सेक्शन 38 में। देन 2 का 34 वुमेन बिल्कुल सही है, शेड्यूल 5 बिल्कुल सही है। सेक्शन 46 अपील, ये क्या था सेक्शन 46 के लिए? ये डाउट है आपको सेक्शन 46 में क्या? नहीं, अपील ही दिया हुआ है। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर कराई है, बस वो आप थोड़ा सा फोकस करें, और फिर टाइम बचे तो फिर आप एक्स्ट्रा तो कितना पढ़ लो उतना कम है, ठीक है। सो आज ये एक्ट हो गया आपका कंप्लीट, कल मिलते हैं नए एक्ट के साथ, शायद एसेंशियल एंड कमोडिटीज एक्ट कंप्लीट करेंगे हम, और कोशिश करेंगे उसको भी 1 या 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए।